वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। नवाज शरीफ साहब की अब वापसी की जो खबर है, लगता है आजकल सिर्फ वही एक अहम खबर है। पूरी जो जमात है इस वक्त उनकी वापसी का जो इस्तकबाल है 21 अक्टूबर को लाहौर में, उसके लिए तैयारियां करती हुई नज़र आ रही है। जो प्रोग्राम है उसमें इतनी मर्तबा तब्दीलियां की गई हैं कि उससे ही साफ जाहिर होता है कि एक तरफ तो पार्टी कितनी मसरूफ़ है उस काम में, और दूसरी साथ में कितनी घबराहट या परेशानी भी है इसको लेके, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू में बहुत सी जलसे और रैलीज प्लान की गई थी। बार बार कहा गया था कि ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पार्टी को, वोटर्स को मोबिलाइज़ किया जाए। उसके बाद फिर जो एक दो जलसे हुए, एक उनमें से इतना हम कह सकते हैं कि कामयाब बिल्कुल नहीं था, बहुत एक इम्प्रेसिव सा शो था। उसके बाद एक अच्छा शो किया, बहुत मेहनत उस पर की गई, और बाकी जो जलसे प्लान किए हुए थे वो तो कैंसिल कर दिए गए। उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली परसेप्शन तो यही है कि उनको इसलिए कैंसिल किया गया कि सारी जो फोकस है वो इस्तकबाल पे रहे। अगर कोई बुरा जलसा होगा तो उसका मोराल पर, पार्टी पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, जनरली लोगों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। डॉन अखबार में जो रिपोर्ट थी उसमें पीएमएलएन के सीनियर लीडर्स को कोट किया गया। उन्होंने कहा कि एनर्जीज जो है वर्कर्स की, उनको बचाना है ताकि वो एक दिन के लिए बचा के रखे जा सकें। इसके साथ साथ इख्तलाफात का भी बहुत जिक्र हुआ। पार्टी में इख्तलाफात हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को खुद हिदायत दी और कहा कि आप इस पर तवज्जो दें। मगर अहम बात यह भी है कि मरीम नवाज साहिबा ने जहां 2 जलसे एड्रेस किए और उसके बाद ये इत्तला आई कि वो बाकी के जलसे जो हैं वो मनसूख कर दिए गए, मगर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो पब्लिक में नज़र आए। वो रैली से और कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब करते हुए नज़र आए, और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो खामोश हो गई हैं। कहा जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मसरूफ़ है, मगर पब्लिक में उस तरह की अब वो नज़र नहीं आ रही हैं। इसी हवाले से दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खुर्शीद शाह साहब के इंटरव्यू का बहुत चर्चा है। उन्होंने ये कहा, तनकीद की है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब जो एक मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, वो कैसे जहाज़ से उतर कर जलसागाह चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ख़तरनाक ट्रैप है और नवाज शरीफ साहब को इससे बचना चाहिए, कहीं वो इस ट्रैप में अपनी पार्टी समेत फंस ना जाए। मुस्लिम लीग नवाज से ऑब्वियसली बहुत बार सवाल होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इतनी करीब की इत्तेहादी, वो इतनी तनकीद कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मगर इन लफ्ज़ी हम कह सकते हैं असॉल्ट्स का कोई ख़ास जवाब नहीं दे रही। उनके बकौल ये इतना अहम इशू नहीं है। इलेक्शंस आ रहे हैं, इत्तेहादी हों या ना इत्तेहादी हों, मुख्तलिफ जमातों को एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी पड़ेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि पंजाब में इलेक्शन लड़ना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर ही तनकीद करके जो एंटी नवाज वोट है उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अपने जो कानूनी मसाइल हैं उनमें घिरी हुई नज़र आ रही है। जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उन पे बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। साइफ़र केस हो या बाकी केसेस हों, तोशा खाना, कहा यह जा रहा है कि उनके लिए जो मुश्किलात हैं और जेल की सज़ा है वो आने वाले दिनों में कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। और जो उनकी पार्टी है उसके ऊपर जिस किस्म की इस वक्त सख्तियाँ की जा रही हैं, तो लगता नहीं है कि जमात भी इलेक्शंस में कोई ख़ास इफ़ेक्टिवली हिस्सा ले सकेगी। 2 उनके लीडर्स पिछले दिनों में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सियासत से भी किनारा कशी की है। और एक और जो लीडर हैं फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने भी गुज़िश्ता दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद की और जो जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी है उसमें शमूलियत का ऐलान किया है।
और इसके साथ साथ अब ये भी गुफ्तगू हो रही है कि जो सदर है आरिफ अलवी साहब वो कोशिशें करें कोई डायलॉग एक हो। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर्स हैं, रऊफ हसन साहब और उमैर न्याजी साहब, उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है और उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि मुज़ाकरात बाकी जमातों के साथ किए जाएं। इसी सिलसिले में अली मोहम्मद खान साहब जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब को इस वक्त पार्टी के लिए एक बारिश का पहला कतरा बनना चाहिए। इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया है सायरा बानो साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है GDS से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो। आप दोनों को वेलकम। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, इतनी तैयारी इतनी तवील अरसे से आपकी जमात की जारी है। सर ऑब्वियसली लाहौर में जब भी कोई जलसा होगा, गैदरिंग होगी, तो दो ही हमारे पास वाक़यात हैं तारीख़ में जिनसे उनका मवाजना किया जाता है। एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो 86 में वापस आई थी, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो पहला बड़ा जलसा हुआ था लाहौर में मीनार पाकिस्तान में। तो सर अब आप बताएं कि आपका शो जो है अब इन इवेंट से कंपेयर हम करेंगे या इन दोनों इवेंट से भी बड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इन दोनों इवेंट से बड़ा होगा। जिस तरीके से पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनको एक्टिवेट किया गया है, वार्ड लेवल पे, यूसी लेवल के ऊपर, सूबाई हलकों के लेवल के ऊपर, पूरे सूबों में, चारों सूबों में जो मोबिलाइजेशन का एक जो तर्ज चलाया गया है, इलेक्शन का माहौल है विद इन PMLN। और मैं अगर आपको अपने हलके की बात करूं तो शुरू में हम गए लोगों के पास, अपने वर्कर्स के पास, कि हमने वेलकम करने के लिए जाना है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमें ट्रांसपोर्ट अब नहीं मिल रही, ओवरबुक्ड है ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद में, अजाफी कोचेस बसेस अवेलेबल ही नहीं है। और वर्कर्स हमारे पास अपने नाम लिखवा रहे हैं कि आपने हमें भी लेके जाना है, हमें भी लेके जाना है। तो जो फीलर आ रहा है, फीलर यही आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ब्रेकर। फीलर ये आ रहा है कि जो इंथुजियाज्म है वर्कर्स का लाहौर जाने के लिए, वो ट्रांसलेट करेगा एक हिस्टोरिक वेलकम के अंदर। और देखें, जो ये सारा जो एक्टिवेशन है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये जो पार्टी को रीऑर्गेनाइज मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किया गया है, मुतहरिक किया गया है, जो हमने एक टारगेट बेस्ड सिस्टम चलाया है, जिस तरह तंजीमों को करना चाहिए काम, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, तो उस इट इज गोइंग टू बेयर फ्रूट। आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये टारगेट बेस्ड सिस्टम जो आप जिक्र कर रहे हैं सर, इस हवाले से तो बहुत कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। एक आपके लीडर कह रहे हैं कि हम मोटर बाइक देंगे, एक आपके लीडर कह रहे हैं हम GPS पे वर्कर्स को ट्रैक करेंगे कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। आज ताज़ा तरीन जो वीडियो आई है उसमें आपके एक लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी लाहौर जाएगा वो जन्नत में सीधी उसकी जगह बनेगी। तो सर ये टारगेट बेस्ड इस तरह आप ऑर्गेनाइज करें? नहीं, देखिए, लाखों की पार्टी है, इसमें चंद लोग अगर कोई अजीब सी बात कर दें या अजीब सी ऑफर दे दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बात की थी GPS की, आपके वो सदर हैं पंजाब के मेरे ख्याल में। नहीं, वो ट्रैकिंग वाली बात में तो कोई हर्ज नहीं है। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन को जिद्दत इख्तियार करनी चाहिए है और देखना चाहिए है कि जो हर एक की जिम्मेदारी है वो पूरी भी करते हैं या नहीं करते, या कौन से वीक एरियाज हैं। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं तो वो उस पॉइंट की जन्नत वाली बात कर रहा था कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, ये टारगेट्स देना, ये सारा कुछ, ये तो हर जमात करती है, लेकिन अब वो ये इससे ऊपर चला गया है काम। वो मैं तो बता रहा हूं आपको कि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, अब ओवर बुकिंग हो गई है, वर्कर्स हमारे पास जी सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं सायरा साहिबा को भी यही गुफ्तगू में शामिल करूं। सायरा साहिबा, आ रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब वापस, और आपने सुना है राना साहब को अभी तक कोई जलसे ये लोग बहुत इंप्रेसिव लाहौर में कर नहीं पाए, मगर अब वो कह रहे हैं कि इट विल बी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 86 में जो वेलकम था उसके मुकाबले का वो वेलकम देंगे नवाज शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो बिल्कुल इनकी बातों में खो ही गई कि इतना सारा कुछ सुना तो बस एकदम से ऐसे दिल भर आया।
जी बिल्कुल, ये मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कारकुनान को, जैसे आपने ये अभी आखिर में फरमाया कि जब बात इनामी स्कीम्स पर आ जाए। और अब भी मैं सोच रही थी कि अगर ये बात किसी और ने कही होती, जन्नत के टिकट वाली, तो मेरे ख्याल में आप पूरा, आई एम सॉरी, पूरा मीडिया और दूसरी जमातें सीना को भी कर रही होती और उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगवाने के लिए ये बेचैन होते। लेकिन अब अगर किसी ने जज्बात में कह दिया तो फिर क्या हो गया, मोहब्बत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कहती हूँ लीडर सिर्फ लीडर होना चाहिए, लीडर के साथ महबूब लफ्ज तो रखना ही नहीं चाहिए। महबूब की डेफिनेशन ये है कि महबूब का गलत भी आपको सही लगता है, जिसका गलत सही लगे वो महबूब होता है। तो यहाँ पर ये सियासत है, ये यहाँ पर कोई अंधी तकलीफ थोड़ी चल रही है जो हम लीडर के साथ महबूब लगाते हैं। तो 21 अक्टूबर को देख लिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब किसी एक को दीवार के साथ लगाया जा रहा है तभी तो बारी आएगी इनकी। और ये मतलब माशाल्लाह से इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ राणा साहब का नहीं, जमात के किसी भी उनका। क्योंकि अगर हम 16 माह की कारकर्दगी देखें और उससे पहले 3.5 साल के भी इनके बयानात देखें, तो और जो 16 माह आपको सारी जमातों को एक मौका मिला था अवाम को सर्व करने का, सर्व किया आपने, लेकिन उसमें अवाम नहीं थी। बाकी ये कि आ रहे हैं लोगों के दिलों की धड़कन या ये वो, मैं नहीं समझती। लाया जा रहा है लोगों को, हालात मुवाफिक बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड बिल्कुल सायरा साहब, सीधा आपके करके ख्याल में क्या लीगल प्रॉब्लम्स होंगे नवाज शरीफ साहब को? जी, कुछ लोग हैं ऑब्वियसली PMLN पे जो तनकीद करते हैं, उनमें सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो कहते हैं इतना आसान नहीं होगा उनको, नहीं, वो तो ऑब्वियसली ऐसे बात कर कन्विक्टेड रहे भी हैं। हैं। वो आपको और मुझे दिखाने के लिए कोई थोड़े से ऐसे सुकुम दिखा दे तो दिखा दे, वरना तो मेरे ख्याल में इनका दिल नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है कि ये दुबई की तरफ रवाना हो कि वहीं पर ही राहदारी, जमानत और सारी चीजें मिल जाए। ये आपको और मुझे दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे स्टेज प्ले होगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 माह भाई की हुकूमत होते हुए वो नहीं आए? तो अभी ऐसी कौन सी, मतलब क्या सूरज पश्चिम की तरफ से निकल आया है या क्या हो गया कि जो अभी ये सारी डील और 12, तो वो भले राणा साहब हो या इनके बाकी लीडरान हो, वो बता चुके हैं और ललकार भी चुके हैं कि अपना वादा पूरा करो, और बताया कि ये कमिटमेंट हो चुकी है, अब सारे मामला सीधे हैं। सही। तो मैं तो एक ही सवाल पूछती हूँ कि वो सारे मामला अगर सीधे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि किससे सीधे हैं, मुझे बखूबी इल्म है, इसलिए कि वज़ारे काकर साहब से हो नहीं सकते, बाकी भी कोई ऐसे लोगों से हो नहीं सकते वो जिनसे सीधे हैं। तो अगर उनसे किसी के मामला सीधे हो जाएं तो फिर सब कुछ सीधा ही सीधा होता है, फिर कुछ नहीं बिल्कुल होता। ठीक। थोड़े से ऐसे दिखावे के लिए, अपने आप को जमहूरी दिखाने के लिए हम लोग, थोड़ी सी आइन कानून की बालादस्ती के लिए, वरना तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले ये जो इलेक्शन डिले हुए उसके ऊपर वो करना चाहिए था, वो केस खोलना चाहिए था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे नहीं हुए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, जिन्होंने पैसों की बात की, जिन्होंने सही। सिक्योरिटी की बात की। राणा साहब, ये जो सायरा साहब बात की है सर, ये तो अब तनकीद आप लोगों पे हो रही है कि अब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उन पार्टी के लीडर्स छोड़ रहे हैं, केसेस हैं, उस सब का फ़ायदा सर आप लोगों को हो रहा है। यू आर द ब्लू आइड बॉयज ऑफ दिस इलेक्शन। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। हम तो 2018 में जैसे हमें टारगेट किया गया, RTS को बिठाया गया, पनामा से इकामा निकाला गया, मियां साहब की 2018 में तो उस्मा हम चीनी। कह भी नहीं रहे ना कि आपको विक्टिमाइज नहीं किया गया, मगर अब वो टेबल्स टर्न हो गए हैं, ये तो आप मानेंगे। आप लोग वहां खड़े हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी 2018 में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां खड़ी है जहां आप थे। नहीं, देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमें तो विक्टिमाइज किया गया, पनामा से इकामा बनाया गया, लेकिन यहाँ तो आपके पास बड़ी टेंजिबल चीजें हैं। आपके पास 9 मई का वाकया है, जब आग लगाई गई पूरे मुल्क के अंदर, जो साइफर के ऊपर झूठा बयानिया बनाया गया, जिसने नफरत के बीज बोए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को वायलेट किया गया। तो अब अगर वो उनके अमाल की बेसिस के ऊपर उन पे कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आई एम सॉरी, मैं तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं समझता। अगर 9 मई के वाकये को के ऊपर कानूनी कार्रवाई आप रोक देंगे तो ये तो हर रोज होगा। अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगाने को आप कहेंगे कि मिट्टी पाओ और आगे चलो,
तो ये तो आपकी आगे भी जो ये मामलात हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये यहाँ बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, किसी के साथ ना एक बूंद ज्यादती होनी चाहिए, ना कोई लाडला होना चाहिए। तो जो बाकी जी अगर सायरा साहिबा शायद कुछ कहना चाह रही benefit... हैं, राना साहब अगर आप इजाजत दें। जी सायरा साहिबा। कहने कि 2018 में हमारे साथ ज्यादती हुई, किसने की, उसके पीछे कौन थे, वो तो बयानिया आपने छोड़ दिया। राना साहब यहाँ से भैया भाभी बताने के लिए कि ये वाला बयानिया नहीं बनाना, तो बात तो वही है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, किरदार तो वही है, किरदार तो वही है ना। बिल्कुल भी अब नहीं। आपके साथ कौन है? आपने कहा पनामा से कहा, जो पनामा लीक्स थी, डॉन लीक्स थी, वो क्या था, वो कौन था उनके पीछे, और ये जो रिपोर्ट्स आईबी वगैरह ये वो इस तरह होती है, वो कौन लोग हैं। और दूसरा आपने कहा कि 9 मई से पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था या तुम या हम, वो याद है, या उधर तुम इधर हम, उसी टाइप का कहा था, या तुम या हम। अब ये हमारी बका की जंग है। 9 मई पहले हकाइक तो आवाम के सामने लेकर आ जाए, पहले यकीन तो आ जाए कि वो सही, ये जो लोग कैद हैं इन्होंने ही किया था। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी सारी चीजें जो उन लोगों ने वो उस दिन। सायरा साहब अगर आप इजाजत दें तो राणा साहब से सवालों के जवाब तो ले लें जो आपने पूछे। जी राणा साहब। जी, और 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो जनरल थे, सिटिंग जनरल थे, 250 मासूम लोग थे, जिसके लिए आपने कहा था 7 मिनट का फ्यूल रह गया था कि जाओ जिधर भी जाओ पर इधर लैंड नहीं करना। और जंगे कारगिल का आपने कह दिया कि हम लोगों ने हारी है। आपने 65 और 71 की जंगे भी हमें हरा दी। आपने कहा उन्होंने बोटियां नोच ली हमारी। फिर आपने कहा कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके माथे पे पसीना था। तो अपना भी तो याद रहे। जी राणा साहब, तो सायरा साहबा उन्हें भी जवाब दे लेने दे। जी राणा साहब फरमाए। हाँ, तो बिल्कुल जो ये बातें कर रही हैं वो सच है कि जब ये साजिश हुई कारगिल की तो उसका नुकसान हुआ इस मुल्क को, और वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम को नहीं पता था। बाकी भी जो चीजें इन्होंने कही, वो भी डॉन लीक्स जो हुआ वो साबित हो गया कि वो चीजें बाद में उसी रियासत ने इंप्लीमेंट कराई जो जो डॉन लीक्स के अंदर हुई, और जो 2000 की साजिश है वो भी सामने ही है। लेकिन आज ये कहना कि 9 मई का वाकया नहीं, एक मिनट, जो 9 मई का वाकया जो है, आज ये आप कहें कि 9 मई का जो वाकया है वो नहीं हुआ और उसके पीछे कोई साजिश है, तो ये तो बड़ा क्लियर है, एम्पली क्लियर है कि कौन सी पार्टी उसके पीछे थी और वो किसने कराया। और ये बात कहना कि हमने कोई एहतसाब का बयानिया छोड़ दिया है, तो नहीं, ये एक डिबेट है, लेकिन एहतसाब इस मुल्क में तभी मुमकिन है उन अदारों का जब पूरी सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे हों। और अगर उन अदारों के एहतसाब की किसी ने बात की तो वो नून लीग ने की। वो अगर मुशर्रफ के खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की, वो नून लीग ने की। और कौन पीछे हटता था तब? ये जमातें जो बोल रही हैं अभी कि ये अब हमने बयानिया पीछे कर लिया है, तो ये तो पाकिस्तान सबको वाजे है कि अगर आपने इस पॉलिटिकल स्पेस वापस लेनी है, सिविलियन सुपरमेसी के लिए काम करना है, तो वो सियासी जमातें डिवाइडेड रह के नहीं कर सकती। वहां इकट्ठे होकर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, आपकी गुर्बत का इशू है, महंगाई का इशू है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। सियासी जमातों ने वापस किससे लेनी है सर? जिनको दी गई, जिनके साथ ये कांधों पे चढ़ के, जिनके साथ ये नैपी चेंज कराते रहे, जिनके साथ इन्होंने पूरा जो तर्ज था, जो 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ और उसके बाद 10 साल हुकूमत ठीक चली, जो तजर्बा हुआ पीटीआई के जरिए, जिसकी वजह से वो स्पेस गई, तो अगर वो लेनी है तो वो तभी लेगी जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होंगे और जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई ये बातें सारी बड़ी क्लियर है। ये जमात देखें, पीटीआई ने साबित किया है कि उन्होंने इस मुल्क में पोलराइजेशन को एक इंतहा तक पहुंचाया है। बिल्कुल पीटीआई ने ये साबित किया है। रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, 1 मिनट रह गया, आप फरमाएं कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी। वो बात तो सही कर रहे हैं लेकिन सही पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे। आपने कहा भाई 2018 में किसने की, आप जरा बाजू जरा फैज का नाम लेते हैं ना, तो वो कौन थे, वो किस इदारे से ताल्लुक रखते थे? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की तो 16 माह की हुकूमत में आपने तो पुल बनाने का क्रेडिट भी हमारी पाक अफवाज को दिया है। भले वो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, IMF से कर्जा लेना हो, और अभी भले डॉलर की रोकथाम ये वो हो, सियासतदानों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने तो अपनी जो थी थोड़ी आपने वो भी दे दी। राणा साहब आपकी सारा कुछ हमने किया है, क्रेडिट हमने शेयर किया, लेकिन सारा कुछ हमने किया है।
IMF का मुआहदा मियां शहबाज शरीफ ने किया है। नहीं सर, आरफा बताइए आप कि शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि ये जो हमें कर्जे मिले में वो इतने बड़े लीडर राणा हैं साहब, अगर आप credit इजाजत share दें तो वो करते तो बाराकऊ के बाईपास के लिए भी शहबाज जी। शरीफ साहब ने आर्मी चीफ को क्रेडिट दिया था। देखिए मियां शहबाज शरीफ जो हैं, ही इज अ बिग लीडर, वो इतने वो बड़ा दिल रखते हैं कि वो क्रेडिट शेयर करते हैं, वो सबको साथ ले जाना जानते हैं कि कैसे। लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूं कि IMF की डील के अंदर जितनी मेहनत ये उस 16 माह की हुकूमत ने की, हमारी फाइनेंस टीम ने की, शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाके जिस तरह वो पेरिस के अंदर इसको दोबारा जो है वो जिंदा किया इस चीज की उम्मीद कि IMF की डील हो जाएगी, इसमें हमारा एफर्ट है, बिल्कुल है। और हमने अगर क्रेडिट शेयर किया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सारे अदारों को जो है वो मुल्क के मफाद के लिए मुश्किल वक्त में काम करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सारे फैसले कर रहे थे। हमारा उसमें बिल्कुल मेहनत थी, एफर्ट था, और वो रंग लेके आया। जी सारा साहब, वेरी की आप क्विकली जी, बात 10 सेकंड्स। एक मिनट, जी आखिरी जी, बात, उनका बहुत जो बेहतरी की आप बात करें, लेकर चलना जानते हैं, तभी तो इतने पसंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कुछ हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे फ़लस्तीन और इज़राइल का, जो हमास का एक इनिशियल हमला हुआ था, उसके बाद इज़राइल की जो अटैक्स हैं फ़लस्तीन पे गज़ा स्ट्रिप पर वो जारी हैं। इस वक्त जो नंबर सामने आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब तकरीबन 3000 फ़लस्तीनी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। इनमें निस्फ के करीब ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, मगर ऑब्वियसली कुछ ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ का ये भी ख्याल है कि ये नंबर्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अभी भी कोई सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं है कि क्या जल्द जंग बंदी हो भी सकती है कि नहीं। अमरीकी सदर जो है वो रीजन को विज़िट करेंगे। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन, तजज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने। ये एक एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, रिसर्च करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जाहिद हुसैन साहब, सर एक तरफ तो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास करने की कोशिश की गई, उसको वेस्टर्न पावर्स ने वीटो कर दिया। अब लग ये रहा है कि जैसे अब ये हलाकतें जो हैं ये काफ़ी चलती रहेंगी, क्योंकि जंग बंदी की शायद कोशिशें भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि इस वक्त न इजराइल जो है किसी मूड में है कि अपनी जो कार्रवाई है उसको बंद करे, ना ही जो है जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासतौर पर अमेरिका जो है वो सीज फायर करने के लिए की हिमायत करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ये साफ है कि जिस तरह से UN की एजेंसीज ने भी कहा है कि ये सिंपली एक वॉर क्राइम है। जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रही है इजराइल ने की है और शहरियों पे, और किसी और जगह पे अगर होती तो इस पे जो वावेला खड़ा कर देते वेस्टर्न पावर, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। इससे बड़ा जेनोसाइड और क्या हो सकता है कि अभी तक 10 दिन की जो बम्बार्डमेंट है उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे शहीद हो गए हैं, और उनसे ज़्यादा जो है, जैसे आपने सही कहा कि इस वक्त 2800 की तो एक फिगर मौजूद है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं वहाँ पे। और जो अब सूरत हाल है, एक पूरी आबादी जो कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी जो है इस वक्त उसको बिल्कुल, जिसमें हर चीज़ पे बंद कर दी गई है, पानी, खाना। और मेरे ख्याल इस वक्त जो है अगर ये चंद दिन और सूरत हाल रहती है तो बॉम्बार्डमेंट से जितने लोग मरे हैं उससे ज़्यादा जो है लोग हलाक हो सकते हैं भूख से, और जो है दूसरी और तबाहियों से हो सकते हैं। और इस वक्त जो अस्पताल की सूरत हाल है, इस वक्त शायद ही कोई हॉस्पिटल काम कर रही है सही तरीके से, कि आज जहाँ पे बिजली भी बंद कर दी गई है, पानी भी बंद कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल ऐसी सूरत हाल हमें इन पिछले सालों में ऐसी सूरत हाल जिसकी नज़ीर कोई नहीं मिलती है जो आज जो कुछ हो रहा है पैलेस्टीन में।
बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, सर अब इत्तलात आ रही हैं कि अमरीकी सदर शायद दौरा करें, आपके ख्याल में उससे कोई फर्क पड़ सकता है? विल दैट ब्रिंग द फाइटिंग टू एन एंड? मेरा नहीं ख्याल। जैसे जाहिद साहब ने कहा और कि जो एक यूएन में करारदाद पेश की गई थी उसको भी इन्होंने वीटो कर दिया है, और जितनी ये मेजर वेस्टर्न कैपिटल्स हैं ये बड़े ठुक के इसराइल के पीछे खड़े हो गए हैं। और जो बात है एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की, ऑलमोस्ट ये एक जेनोसाइड और एथनिक क्लेंसिंग की तरफ ये बात जा रही है। यानी इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो 1948 के बाद अब देखने में आ रहा है। तो जो प्लान्स है वो काफी क्लियर है, और इस तरफ ये वेस्टर्न कैपिटल्स अभी नहीं जा रहे कि जो इजराइल अचीव करना चाहता है वो जब तक वो ना कर ले उस टाइम तक ये उस तरफ नहीं आएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो यूएस प्रेसिडेंट आ रहे हैं इस फ्यूजन की तरफ बात जाएगी। अभी फिलहाल तो इस तरह का माहौल नजर नहीं आता, बट आई थिंक विद एवरी पासिंग आवर एंड डे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन जो मेरा ख्याल है जब एक बार एस्केलेट हो गई तो फिर वो कंट्रोल में लाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी टाइम इज ऑफ एसेंस, लेकिन हमास के अटैक ने जो इजराइल की सिक्योरिटी के अंदर होल्स पंच किए हैं, उनकी डिटरेंस को जैसे उन्होंने चैलेंज किया है, जिस तरह फेंस को तोड़ा है, और जो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक आया है लैंड, सी और एयर से, इसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं उन सारी मिथ्स के बारे में, उन सारे क्लेम्स के बारे में जो इजराइल अपनी सिक्योरिटी के बारे में रखता था। तो जब तक वो यानी डिटरेंस एक तरह से इरोड हो गई है, अब वो डिटरेंस अभी फिलहाल तो जितना मर्जी गुस्सा ये कर लें, जब तक वो समझते नहीं है कि वो दोबारा रेजोरेक्ट हो जाए उस वक्त तक तो ये इसराइली रुकेंगे नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जिस तरह का गोल डिफाइन कर रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और अब्दुल बासित साहब से। जी जाहिद साहब, सर ऑब्वियसली एक तरफ बमबारी है, इवैक्यूएशन का कहा है गज़ा से, दूसरी तरफ बॉर्डर्स जो हैं वो जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ बंद हैं, तनकीद भी हो रही है, मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो खोल देंगे तो बिल्कुल ही इजराइल की कोशिश ये होगी कि ये सब चले जाएं इजिप्ट में और जॉर्डन में और वहीं सेटल हो, वापस नहीं आने देंगे। It's also very difficult catch-22 situation here for the other countries. नहीं, बिल्कुल सही बात है इनकी। इजराइल की तो वही जिसको कहते हैं 1947 में नापका जो था, जिसमें जो है इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 7 लाख जो है फलस्तीनियों को मजबूर किया गया था कि अपने घर छोड़ के चले जाए। तो वही है, यही कहा जाता है कि अब वो दूसरा, ये उसके 47 के बाद ये दूसरा वो है जहाँ पे इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि जितने भी पैलेस्टीनियन ख़ासतौर पे गाज़ा में जो मौजूद हैं वो यहाँ से चले जाएं, और चले जाने के बाद फिर उसका एक दफ़ा रिफ्यूजी का स्टेटस हो जाता है तो वापस तो नहीं आया। इस वक्त भी हमें मालूम है कि मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज जो हैं न सिर्फ मिडल ईस्ट में फैले हुए हैं बल्कि दूसरी जगहों पर भी फैले हुए हैं। अब असल बात यह है कि इजराइल की जो है इसमें धड़धर्मी है कि जो है इस वक्त जो जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जितनी वेस्टर्न पावर्स है, मेरे ख्याल ये भी जो कहते हैं कि वॉर क्राइम में इनकी सबकी शिरकत है। ये नहीं है कि सिर्फ इजराइल जो है वो वॉर क्राइम कमिट कर रहा है, बल्कि वो तमाम ममालिक जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज, वो जो है इसमें शरीक हैं इस कत्लेआम में। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये ज़्यादा देर तक चलती है तो ये बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है कि जो दूसरे रीजनल कंट्रीज़ हैं या जो तंजीमें हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से जो है उसने भी अटैक शुरू कर दिया है, और इजराइल ने जो है बॉम्बिंग शुरू की है सीरिया पे भी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो जंग का जो है दायरा कार बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसी सूरत बन के आएगी जहाँ पे ये किसी के हाथ में नहीं रहेगी। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासत में,
और अमेरिका इस जो है सपोर्ट करने के बाद शायद इसको एहसास नहीं है कि जब अगर सूरत हाल ख़राब रहती है और ये जंग बड़े पैमाने पर जान चली आती है तो फिर जो है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और एक ऐसी फ़ज़ा कायम कर दी गई है, और ख़ास तौर पे देखें जो एक हेट पूरा जो कायम किया है, उसमें जो है जो वाक़यात होने शुरू हो गए अमेरिका के अंदर, खुद एक बच्चे को 6 साल के बच्चे को जो स्टेप टू डेथ किया गया है, तो वो भी हमें नज़र आता है कि जिस तरह के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके असरात जो है हर जगह मौजूद हैं। जी अब्दुल बासित साहब, सर ये जो जाहिद साहब ने बात की कि जो बाकी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं इस वक्त, तो उनका हम कह सकते हैं एक म्यूटेड सा रिस्पॉन्स है, मगर जैसे जैसे ये चलता जाएगा तो वहाँ भी हुकूमतों के ऊपर दबाव तो आएगा। अभी भी कह रहे हैं कि वो जो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान, वो तो अब हम फॉर द टाइम बीइंग उसको ख़त्म ही समझें। मेरा ख्याल है वो आप सही कह रही हैं। द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ दिस स्टेट ऑफ टेंशन इज कि वो प्रोसेस फिलहाल अब बैक बर्नर पे चला गया, क्योंकि जो स्ट्रीट प्रेशर होगा मिडल ईस्ट में अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर, डिस्पाइट द फैक्ट के पब्लिक ओपिनियन वहाँ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन स्ट्रीट प्रेशर की फिर भी एक इम्पोर्टेंस होती है। वो अब इन हुक्मरानों को मजबूर कर देगा कि ये जिस वक्त तक फलस्तीन के मसले का कोई वायबल सोल्यूशन जो है उस पर कोई जो है वो प्रोग्रेस नहीं होती, उस वक्त तक ये नहीं हो पाएगा। और इसमें जो दूसरा बड़ा मसला मैं देख रहा हूँ, जाहिद साहब भी बात कर रहे थे, ये अपना गोल क्या डिफाइन करेंगे? ये जो भी ग्राउंड इनकर्शन गाजा में करना चाहते हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करके, वो इनका गोल क्या है? वो कहते हैं जी हम हमास को एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, ये बातें हमने 9/11 के बाद अमेरिका से भी सुनी थी कि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ऐसा तो कुछ हमें होता हुआ नजर, क्योंकि ये गोल बड़ा एम्बिगुअस सा है। हमास को इस तरीके से तो एलिमिनेट करना उतना आसान नहीं। हमास कई मुल्कों में मतलब नेबरहुड में फैला होगा, पॉपुलेशन में एम्बेड हुआ होगा। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह गॉड फॉरबिड के वो ये कह रहे हैं कि पूरे जितने भी लोग हैं फिर हम उनको जो मोइंग द ग्रास काउंटर टेररिज्म का उनका वो स्ट्रेटजी है कि फिर वो पूरी पॉपुलेशन को जो है अपरूट करके उस तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये अपने ट्रैप में इजराइल खुद आ जाएगा, इनके गोल रियलिस्टिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब वो ग्राउंड इनकर्शन अगर करने जाते हैं तो ये अर्बन वॉरफेयर शुरू हो जाएगी। अच्छा, अर्बन वॉरफेयर जो होती है वो एसिमेट्रिक जो एडवर्सरीज होते हैं उनके दरमियान स्ट्रेटेजिक इक्वलाइजर होती है। यानी अगर गाजा में ग्राउंड इनकर्जन करने इजरायली फोर्सेस आ जाती हैं तो उनकी एयरफोर्स तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट वॉर होगी वो फिर हमास की टर्फ पे आ जाएंगी, तो वहां पे उनको बहुत कैजुअलिटी भी उठाना पड़ेगी और फिर ये टेंशंस और ज्यादा बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है वो ट्रैप में आ रहे हैं, इनके गोल रियलिस्टिक नहीं है। और फिर जैसे आप कह रही हैं, इसके अंदर जितना ये लंबा चलेगी, जितनी ये टेंशन ज्यादा होती है, तो फिर जो रीजनल कंट्रीज है वो साकिन हो जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि एक प्रेशर उन पे के बॉर्डर्स खोले। हमारे मेहमानों का उन्होंने ज्वाइन किया है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।